जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी हब में। आज की इस वीडियो में हम वर्णमाला बोध का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, घोष और वर्ण और उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण। तो इसके पहले हमने वर्णमाला बोध का पार्ट 2 1 कराया हुआ है। पार्ट 1 आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, या तो चैनल पे जाके वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वायु संवेग के आधार पर वर्ण। तो इसके पहले हमने जो पढ़ा हुआ था, तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि स्वर और व्यंजन के बारे में। स्वर कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो बोला कैसे जाता है, सारी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा हुआ था। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और सबसे लास्ट में हम पढ़े थे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण में पढ़े थे कुल मुख्य 3 भेद, और कुल जो है 6 भेद हैं। स्पर्श, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन और वैदिक व्यंजन। इसके बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद सबसे लास्ट में पढ़ा था द्विगुण व्यंजन, जिसे आगत व्यंजन भी कहा जाता है। तो इसके बाद से हम पढ़ेंगे आज वायु संवेग के आधार पर वर्ण। तो वायु संवेग के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण के बारे में जान लेते हैं कि अल्प प्राण कहते किसे हैं। तो है इसका जिन वर्णों के उच्चारण में वायु धीरे से ली अथवा छोड़ी जाए, वर्णों के उच्चारण में वायु धीरे से ली अथवा छोड़ी जाए, से अल्प प्राण कहते हैं। जब कोई किसी वर्ण को बोलते समय, उच्चारण करते समय, जब वायु आराम से धीरे से ही ली और छोड़ी जाती है, तो उसे अल्प प्राण ध्वनियाँ कहा जाता है। ये कौन कौन से हैं, इसको देख लेते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। वर्ग कौन कौन से हैं? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग में कौन कौन से आते हैं? का, खा, गा, घा, अंगा। फिर चा वर्ग में जा, छा, जा, झा, इया। इस तरीके से याद, अगर आपको वर्णमाला याद है, आप उसको अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे। इसमें से आप देखेंगे ता वर्ग कौन सा है, क्या वर्ग कौन सा है, टा वर्ग कौन सा है, और ता और पा वर्ग कौन सा है। इनमें से पहला वर्ग, तीसरा और पांचवा, पहला का है, फिर गा है और अंगा। इस तरीके से चा, जा और इया। ऐसे इसको रटेंगे तो नहीं रट पाएंगे। आपको अगर वर्णमाला याद है, वर्णमाला याद होने के बाद सिर्फ इतना देखना है कि हमें पहला वर्ण, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण। अल्प प्राण इसलिए इसको ध्यान देंगे, इसको एक तरीका और भी है। इसमें है अल्प, अल्प मतलब छोटा आ जो आता है वो पहले आता है, पहले आता है। इसका मतलब पहला, तीसरा और पांचवा। पहला है, ये भी इसको क्या कहते हैं, इवन में देख लेंगे, ऑड इवन में, सम विषम में। सब सम विषम मतलब कि तीसरा पांचवा, ये विषम संख्या, विषम संख्या के हिसाब से पहले, सबसे पहले पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण हो जाएगा। फिर इसमें आता है अल्प प्राण और कौन कौन से हैं? तो प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन किसे कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन है या, रा, ला, वा और सा, ये है अंतस्थ व्यंजन। इसको हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है पिछली वीडियो में। प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण कहलाते हैं, जो हैं या, रा, ला, वा और सा। अब फिर जानेंगे महाप्राण के बारे में। महाप्राण कहा किसे जाता है? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु धीरे से ली, सॉरी, वायु तेजी से ली अथवा छोड़ी जाए, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु तेजी से ली अथवा छोड़ी जाए, उसे महाप्राण कहा जाता है। महाप्राण कौन कौन से हैं, इसको जान लेते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। अल्प प्राण में था कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। अल्प है तो शुरुआत एक से चालू होता है, महा है तो दूसरे से चालू होता है। इसलिए इस हिसाब से याद कर लेंगे, अल्प प्राण एक से चालू होता है,
महाप्राण 2 से चालू होता है, 2 और 4, 2 दूनाई 4, 2 2 एक एक अंतर है, तो 2 4, इसमें एक में 1 3 और 5, इस तरीके से याद कर लेंगे। अब इसके बाद इसको देख लेंगे कौन कौन से हैं। खा था, इस तरीके से याद कर लेंगे। का खा गा घा अंगा, इसमें खा और घा आएगा। फिर चा छा, चा तो अल्प प्राण हो गया, फिर छा आएगा, सेकंड वर्ड है। फिर जा, जा भी अल्प प्राण हो जाएगा, फिर आएगा झा, ये हो जाएगा चौथा वर्ड। पहला, तीसरा और पांचवा ये हो जाता है अल्प प्राण। अल्प है, आ है तो सबसे पहले आता है आ, इसलिए पहले से शुरू करेंगे। महा है बाद में आता है, आ के बाद माँ आता है, तो इसलिए उसको दूसरे से चालू करेंगे। एक एक का अंतर होगा, इस तरीके से याद करेंगे, अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में जान पाएंगे। और महाप्राण में और कौन कौन से आते हैं इसको देखते हैं। प्रत्येक ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन है? ऊष्म व्यंजन वो है जिससे हम को बोलते समय हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है, तो बोलते समय हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और ऊष्म व्यंजन जो है वो महाप्राण है। कौन कौन से हैं? सा और हा को आप तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे छोटे थे तो हम सब, तो हमको क्या पढ़ाया गया था, इसको पहला जो है इसको बड़ा सा कहा गया था, ये षष्ठी सा कहा गया था, इसको छोटा सा कहा गया था। फिर होता है हा, इसको इस तरीके से भी याद करते, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं सा और सा। तो जब हम बोलते हैं तो इसमें गर्मी हमारे शरीर से गर्मी पैदा होती है, शरीर में गर्मी पैदा होती है, हवा जो है वो गर्म निकलती है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और इसे महाप्राण भी कहा जाता है। प्रत्येक ऊष्म व्यंजन महाप्राण है। फिर आगे देखते हैं, ये कुछ नोट हैं। प्रत्येक स्वर वर्ण ना तो अल्पप्राण है और ना ही महाप्राण माने जाते हैं। प्रत्येक स्वर वर्ण, स्वर कौन कौन से हैं? छोटा आ से लेकर री तक, आ से लेकर री तक स्वर है। अंक और आ, ये जो है वो स्वर नहीं है, ये अनुस्वार है। आप ध्यान दीजिएगा, अंक और आ ये अनुस्वार है। स्वर कितने हैं टोटल? टोटल स्वर होते हैं 11। अब देखेंगे तारत्व या प्रकंपन के आधार पर वर्ण। तारत्व या प्रकंपन के आधार पर वर्ण के दो भेद हैं। कौन कौन से हैं? पहला है आघोष या अप्रकंपित वर्ण, इसको अप्रकंपित वर्ण भी कहा जाता है। आघोष है अप्रकंपित वर्ण, तो जिसको बोलने में कंपन ना हो, अप्रकंपित वर्ण कहा जाता है। फिर होता है दूसरा घोष, इसको साघोष भी कहते हैं या प्रकंपित वर्ण भी कहते हैं। इसको इस तरीके से भी याद करेंगे, पहले आघोष फिर साघोष, आ फिर आ आता है सबसे पहले, फिर सा फिर बाद में आता है, इसलिए इसको याद करेंगे इस तरीके से। आघोष या अप्रकंपित वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में तारत या प्रकंपन नहीं होता, जबकि जब सीधा से जानेंगे कि जिन वर्णों के उच्चारण जब हम करते हैं किसी वर्ण का उच्चारण में कंपन नहीं होता, जब कंपन पैदा नहीं होता उसी को ही आघोष कहा जाता है, उसी को प्रकंपित वर्ण कहा जाता है। जानेंगे कौन कौन सा है। पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आघोष कहलाता है। कौन कौन से हैं? का खा, चा छा, टा ठा, ता था, पा और फा, ये हैं अल्प प्राण। शुरुआत के दो अल्प प्राण, इस तरीके से याद करेंगे, शुरुआत के दो अल्प प्राण और बाद सॉरी आघोष, शुरुआत के दो आघोष और बाद के जो है वो घोष या साघोष कहा जाता है। बाद के तीन आज जैसे क्या होगा, आघोष अप्रकंपित वर्ण, शुरुआत के दो पहला और दूसरा वर्ण, इसको आघोष या अप्रकंपित वर्ण कहा जाता है। इसमें और भी देखेंगे, प्रत्येक ऊष्म व्यंजन अभी हमने पढ़ाया था। प्रत्येक ऊष्म व्यंजन हा को छोड़कर, ऊष्म व्यंजन कौन कौन? सा और हा। ऊष्म व्यंजन हा को छोड़कर आघोष या अप्रकंपित वर्ण है।
आप इसको जब बोलेंगे भी तो कंपन नहीं है, भले से गर्मी पैदा हो रही है। सा सा सा, इसमें कंपन नहीं है, सिर्फ गर्मी ही पैदा हो रही है शरीर में, या आवाज से जो हवा निकल रही है वो गर्म हवा निकल रही है, लेकिन प्रकंपित नहीं है। जब बोल के देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, इसलिए इसको आघोष या अप्रकंपित वर्ण कहा जाता है। अब देखेंगे घोष, साघोष या प्रकंपित वर्ण के बारे में। घोष का अर्थ होता है तारत्व या प्रकंपन, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में प्रकंपन पैदा होता है उन वर्णों को घोष, साघोष या प्रकंपित वर्ण कहते हैं। अब ये कौन कौन से हैं? इनमें है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। पहला दूसरा जो है आघोष हो गया, तीसरा चौथा पांचवा ये हो जाएगा घोष। पहले के शुरुआत के दो आघोष, बाद के तीनों घोष या साघोष कहे जाते हैं। प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण घोष या साघोष प्रकंपित वर्ण कहते हैं। इसमें क्या कौन से हैं? गा, घा, अंगा, ये जा, झा, इया, डा, ढा, अड़ा, दा, धा, ना, बा, भा, मा, ये हो जाएंगे। तो ये मतलब कि वर्ण है, वर्ग है, वर्ग के हैं। अब इसके अलावा भी हैं प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन है? या, रा, ला, वा और हा। हा जो है वो ऊष्म व्यंजन है, हा जो है वो ऊष्म व्यंजन है। प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन और हा, हा को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। हा को जब बोलते हैं तो इस पर कंपन पैदा होती है, कंपन पैदा होती है, और इसलिए इसको घोष की श्रेणी में रखा गया है, घोष या साघोष की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए या, रा, ला, वा ये हो जाएंगे अंतस्थ व्यंजन, और हा इनको चार मिला दिया जाता है, या, रा, ला, वा और हा ये हो जाते हैं साघोष। अब इसमें और देखते हैं प्रत्येक स्वर वर्ग, प्रत्येक स्वर वर्ण घोष, साघोष या प्रकंपित वर्ण है। प्रत्येक स्वर वर्ण छोटा आ, बड़ा आ से लेकर ओ और अव तक, अव तक जितने भी हैं ये प्रकंपित वर्ण है। इसके पहले अभी हमने क्या पढ़ा था? प्रत्येक स्वर वर्ण जो है वो आघोष, साघोष या सॉरी घोष, साघोष या प्रकंपित वर्ण है। और इसके पहले हमने पढ़ा था प्रत्येक स्वर वर्ण जो होते हैं अल्प प्राण ना तो महाप्राण। स्वर वर्ण जो है सिर्फ घोष है, कुल मिला के ये ध्यान देना है, स्वर वर्ण जो है वो घोष है, ना तो ये अल्प प्राण है, ना महाप्राण है, ना तो आघोष है, सिर्फ ये घोष है, घोष या साघोष है। अब देख लेते हैं इनके उच्चारण स्थान कौन। कंठ, कंठ में कौन कौन से आता है? स्वर में छोटा और बड़ा, छोटा और बड़ा कंठ में आ जाएगा। व्यंजन, व्यंजन का, खा, गा, घा, अंग, और इसमें कंठ में कौन सा आ जाता है? ऊष्म व्यंजन, व्यंजन हा हो जाता है, और आह, आह जो है ये भी ऊष्म व्यंजन में आ जाएगा। तालु, तालु में कौन सा है? छोटी और बड़ी, ई, इसको बोलते हैं ई। फिर इसको तालु में चा, छा, जा, झा, ञ। अंतस्थ व्यंजन में या और ऊष्म व्यंजन में ता। ये जो है आपको ये तालु के। फिर ये आता है मूर्धा, मूर्धा में री, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। अंतस्थ व्यंजन रा और ऊष्म व्यंजन सा। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर इसको एक बार आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद नहीं समझ में आता है तो आप एक बार टेलीग्राम ग्रुप से आप लिंक जो मिलेगा वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप देखिएगा, फिर समझ में आ जाएगा। फिर आता है दंत, दंत जो है ली, ता, था, दा, धा और ना। अंतस्थ व्यंजन ला और व्यंजन ता, ये दंत में आते हैं। ओष्ठ में कौन कौन से आते हैं? पा, फा, बा, भा, मा, उ, ये हो जाते हैं
ओष्ठ में। नासिका, नासिका मतलब नासिक व्यंजन। तो वर्ण का पांचवा अक्षर है। अंक, अंक जो नासिक के है। आह जो है, आह नासिक नहीं है। ये आह जो है विसर्ग है। आह जो है वो विसर्ग है, अंक है अनुस्वार है। और अंगा, या, अड़ा, ना और माँ, जब इसको हम उच्चारित करते हैं, उच्चारण इसका हम करते हैं, तो इसमें नाक से आवाज निकलती है। आप बोल के देखेंगे, अंगा, इया, अड़ा, ना, माँ, तो नाक से आवाज निकलती है। तो इसलिए इसको नासिक व्यंजन कहा जाता है। फिर कंठ तालु, ए ऐ जो है कंठ से भी निकलते हैं, गले से निकलती है, और तालु से भी निकलती है। जब जीवा जो है वो तालु में जाती है और आवाज कंठ से निकल के आती है, तो बोलते हैं कंठ तालु। जो है ए ऐ, ओ औ, इसको कंठोस्थ कहा जाता है। ओठ से भी है ओ औ, बिना ओठ हिलाए नहीं बोल सकते, ओ औ। कंठ से भी निकलता है, गले से भी निकलता है, और ओठ से भी निकलता है, इसे कंठोष्ठ। फिर दंतोष्ठ, वा, वा जो है दंतोष्ठ है, दांत से और ओठ से, दंतोष्ठ, इसलिए इसको दंतोष्ठ कहा जाता है। इसको आप देख लीजिए एक बार, और पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो। फिर इसके आगे चलते हैं। अब नोट कुछ देखेंगे, इसमें बहुत सारे नोट्स हैं, कौन कौन से किस चीज़ में आते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। पहला नोट है, हिंदी में कांकल्य वर्ण जो है वो एक है। कांकल्य वर्ण कौन होता है? कांकल का अर्थ होता है स्वर यंत्र मुखी, स्वर यंत्र मुखी। कौन सा वर्ण है? हा, हा जो है वो कांकल्य वर्ण है। दूसरा नोट्स देखेंगे, हिंदी में वर्ष वर्ण जो है वो चार हैं। हिंदी में वर्ष वर्ण जो है वो चार हैं, रा, ला, ना और सा। कुछ विद्वान जा को भी वर्ष वर्ण मानते हैं। वर्ष का अर्थ होता है दांत के निचले भाग से बोले जाने वाला वर्ण। दांत के निचले भाग से बोले जाने वाला वर्ण जो है वो वर्ष कहलाता है। वर्ष जो है इसका ये कितने हैं? चार, रा, ला, ना और सा। रा, ला, ना और सा, ये जो है आप इसको ध्यान दीजिएगा। वर्ष, ये वा के बाद रा है, फिर ता है, फिर सा है और या है। तो ये यहाँ पे क्यों है इसको देख लीजिए, क्योंकि ये आधा है, ये खुद दूसरे के सहारे है। ता जो है वो सा के सहारे है, और सा जो है वो या के सहारे है। इसलिए जो रा है पहले ता पे आया तो इसको सहारा नहीं मिला, ये खुद बेसहारा है। फिर सा पे गया, सा पे भी सहारा नहीं मिला इसको, ये चला गया या पे। बोला लेकिन है ये सबसे आगे, ता के और आगे ही है वर्ष। ये उच्चारण जब हम पढ़ेंगे तो वर्तनी में हम देखेंगे कि ये कैसे सही होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी में विपरीत वर्ण। विपरीत वर्ण कौन से हैं? विपरीत अर्थ होता है बिना गोला बनाए या बिल्कुल खुला हुआ। जब बोलते हैं आ बोलते हैं तो मुंह से गोला नहीं बनता, जब आ बोलेंगे गोला नहीं बनेगा, आ, और मुंह पूरा खुला रहेगा, इसलिए इसको विपरीत वर्ण बोला जाता है। ये एक है विपरीत वर्ण आ। फिर अर्ध विपरीत हो गया, फिर अर्ध विपरीत भी देखेंगे। अर्ध विपरीत कौन से हैं? ये तीन हैं अर्ध विपरीत जो है, ए मतलब अय, औ, आ, अय, औ, आ, ये तीन अर्ध विपरीत हैं। ये जब बोलते हैं तो इसका तो मुंह आधा खुला रहता है, मुंह आधा खुला रहता है, इसे अर्ध विपरीत कहा जाता है। फिर देखते हैं समृद्ध वर्ण। समृद्ध वर्ण की संख्या जो है वो चार है। ई, समृद्ध का अर्थ क्या होता है? समान ढंग से बोले जाने वाले वर्ण, समान ढंग से बोले जाने वाले वर्ण। ई, उ, मतलब जब इसको बोलते हैं तो एक ही समान से उच्चारण आता है, ई। तो उच्चारण जो है समान ढंग से होता है, समान ढंग से उच्चारण होने के कारण इसको समृद्ध वर्ण कहा जाता है। फिर आते हैं अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध जो है वो दो हैं, ए, ओ। अर्ध समृद्ध का अर्थ होता है आधा समान ढंग से बोले जाने वाले।
ए ओ तो जब बोलेंगे तो अर्ध समृद्ध का अर्थ होता है आधा समान ढंग से बोले जाने वाले वर्ण। फिर नेक्स्ट देखते हैं हिंदी में संघर्षी वर्ण। संघर्षी वर्ण कौन से हैं? संघर्षी होते हैं सा सा सा। जब इसको बोलते हैं तो ये संघर्षी वर्ण कहलाता है क्योंकि ये संघर्ष करते हुए निकलते हैं, इसलिए इसको संघर्षी वर्ण कहा। फिर है हिंदी में स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी जो हैं वो चार हैं, चा छा जा और झा। चा छा जा और झा, ये जो नोट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं क्योंकि जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो तो लगभग लगभग हर जगह मिल जाते हैं आपको, लेकिन ये जो नोट्स हैं अलग से बताए जाते हैं ये बहुत कम मिलते हैं और इसी से क्वेश्चन बनते हैं और ये ज़्यादातर लोगों को याद भी नहीं होते हैं। इसको आप ध्यान से देखिएगा, एक बार वीडियो देख लीजिए, नहीं आता फिर दोबारा वीडियो थोड़ा सा स्पीड करके देख लीजिएगा, फिर नहीं आता है तो फिर एक काम करिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद वहाँ से पढ़िएगा, एक बार खुद से पढ़िएगा, फिर देखिएगा, आपको कंठस्थ हो जाएगा, फिर कभी नहीं भूलेंगे। स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी होता कौन सा है? स्पर्श संघर्षी जो छू करके संघर्ष करता है। जब बोलते हैं चा छा जा छा, ये जीवा छू करके संघर्ष करता हुआ आवाज निकलता है, इसलिए इसको स्पर्श संघर्षी बोला जाता है। अब फिर आता है वर्तुल वर्ण। वर्तुल वर्ण कौन से हैं? इसकी संख्या जो है चार है, उ ओ अ। वर्तुल का अर्थ है ओठ सिकोड़ कर बोले जाने, ओठ सिकोड़ कर बोले जाने वाले, इसको बोलते हैं वर्तुल वर्ण। अब आते हैं अवर्तुल वर्ण, इनकी भी संख्या जो है चार ही है, ई ए। इनको बोलते हैं जब बिना ओठ सिकोड़े बोले जाने वाले वर्ण जो होते हैं वो आवर्तुल वर्ण। वर्तुल ओठ सिकोड़ कर बोले जाने वाले वर्ण, आवर्तुल बिना ओठ सिकोड़े बोले जाने वाले वर्ण। इस तरीके से याद कर लेंगे। फिर आता है हिंदी में पार्श्विक वर्ण। पार्श्विक वर्ण जो है वो एक है, ला। पार्श्विक वर्ण जो है ये है एक है, उसकी संख्या जो इसको क्या कहते हैं? ला। पार्श्विक अर्थ होता है गले के पीछे से बोले जाने वाले वर्ण, गले के पीछे से बोले जाने वाला वर्ण पार्श्विक वर्ण कहलाता है, इनकी संख्या एक है। हिंदी में लुंठित वर्ण जो है वो एक है, इसको लुंठित रा भी कहते हैं। ये जो इस तरीके से कुछ लिखा जाता है लेकिन ये यहाँ नहीं रहता है, ये नीचे लिखा रहता है, इसके नीचे ऐसे ऐसे लिखा रहता है। का वर्ण जो है ये का की तरह होता है लेकिन डंडी के सबसे नीचे लिखा जाता है, ये दोनों ऐसे गोला रहते हैं इनफाइनाइट की तरह, इसको लुंठित वर्ण कहते हैं। अब देखेंगे ध्वनि बोध से संबंधित अन्य वर्ण जो हैं उसके बारे में जान लेते हैं कौन कौन से हैं। इसमें आता है संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं? जहां दो व्यंजन वर्णों के बाद कोई स्वर आ जाए, जहां दो व्यंजन वर्णों के बाद दो व्यंजन वर्ण, एक साथ दो व्यंजन वर्ण कौन कौन से आते हैं इसको देखेंगे पहले। इसके बाद जहां दो व्यंजन वर्णों के बाद कोई स्वर आ जाए ऐसे वर्ण को संयुक्त वर्ण कहते हैं। अब दो व्यंजन लिखते कैसे हैं? अगर दो व्यंजन लिखेंगे पूरा पूरा कर लिखेंगे, का खा, इसको जब लिखेंगे तो इसके बीच में स्वर जरूर आएगा। स्वर कौन सा आएगा? आ। लेकिन दो व्यंजन वर्ड कैसे आएंगे? जैसे लिखा गया है प्रखर, प्रकाश, पा पूरा है और आधारा, जब इसको बोलेंगे प्रा प्रा तो प्रा के बाद ही आ आएगा, प्रा के बाद ही आएगा। तो दो व्यंजन वर्णों के बाद जब कोई स्वर आ जाए, इस तरीके दो व्यंजन वर्णों के बाद जब कोई स्वर आ जाए उसको संयुक्त वर्ण कहते हैं। फिर नेक्स्ट देते हैं समृत वर्ण, जो अर्ध व्यंजन, अर्ध व्यंजन दो व्यंजन वर्णों के से समान रूप से जुड़ा हो, जो अर्ध व्यंजन दो व्यंजन वर्णों से समान रूप से जुड़ा हो ऐसे वर्ण को समृत वर्ण कहते हैं। जैसे ये माँ, ये है अर्ध व्यंजन, ये जो है दो व्यंजन वर्णों से समान रूप से जुड़ा है। ता भी और बा भी ये दोनों व्यंजन वर्ण है। ये भी देखिए संबल, संतान, संपत्ति, ये जो है ये दो व्यंजन वर्णों से ही समान रूप से जुड़े हैं, तो ये आधा व्यंजन है, अर्ध व्यंजन है, इसलिए इसको समृत वर्ण कहा जाता है। इसका परिभाषा क्या है? दो जो अर्ध व्यंजन दो व्यंजन वर्णों से समान रूप से जुड़ा हो ऐसे वर्ण को समृत वर्ण कहते हैं।
फिर अब देखें द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन के बारे में जानते हैं। जहां पर दो अर्ध व्यंजन, यहाँ पे एक अर्ध व्यंजन है, यहाँ पे दो अर्ध व्यंजन, जहां पर दो अर्ध व्यंजन वर्ण समान रूप से एक साथ आए, वहां पर द्वित्व व्यंजन का रूप होता है। जैसे तत्व, तत्व, ता, फिर आधा ता, फिर आधा ता, तत्व, तत्व, फिर महत्व, फिर उज्जवल। तो ये दोनों हैं जो ये अर्ध व्यंजन है, एक साथ एक ही टाइप से हैं। आधाता ये भी है, आधाता ये भी है। फिर महत्व में भी दो आधाता है, उज्जवल में है तो दो आधा जा है, इसलिए इसको द्विज व्यंजन भी कहते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो है वर्णमाला बोध समाप्त होता है। वर्णमाला बोध से संबंधित जो है क्वेश्चन हम आपके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।